नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग मिला पे स्वागत करता हूँ। आज आपकी पहली क्लास होने वाली है जिसमें हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला होता क्या है? वर्णमाला होता है कि आप वर्णों का एक सुव्यवस्थित क्रम है। छोटा बड़ा से लगाकर ज्ञा तक अगर इसको एक क्रम में रख दिया जाए तो ये वर्णमाला बन जाता है। वर्णमाला के अंतर्गत हमारे पास आती है भाषा। भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो होती है वाक्य। उसके बाद आता है हमारे पास वाक्य क्या होते हैं। क्वेश्चन में आ जाता है कि वाक्य क्या है, तो वाक्य बनता कैसे है, वाक्य होता क्या है। वाक्य क्या है? एक सार्थक अर्थ दे आपको, तो वो वाक्य। राम खाना खाता है, इसका मतलब राम कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि राम राम खाना खाता है, एक प्रकार से वाक्य। अब वाक्य बना कैसे होगा? जिसमें छोटे छोटे उपवाक्य लगे होंगे। उसके बाद पदबंध होगा। पदबंध यानी शब्दों का बंधन होना चाहिए। उसके बाद पद होंगे। पद होने के बाद आपके पास अक्षर होंगे जिन्हें हम सिलेबल भी कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद ध्वनियाँ या वर्ण। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है हमारी ध्वनि अथवा वर्ण। अगर ऑप्शन में वर्ण और ध्वनि दोनों आते हैं तो आप ध्वनि को ही टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्ण वर्ण में होते हैं जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे कि अभी मैंने समझा, वो होती है ध्वनि। ध्वनि मैंने समझ रखा है। अब कितने प्रकार से होते हैं ये, कितने प्रकार के हमारे पास वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो टोटल वर्ण की संख्या उच्चारण के आधार पर हमारे होते हैं 45। 45 में 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन। ये होते हैं हमारे उच्चारण के आधार पर। क्वेश्चन में आता है कि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तो आपको 45 लगाना है। अगर लेखन के आधार पर आपको पूछ रहा है तो 52। अगर इन दोनों में से किसी का ये नहीं कहा जा रहा है कि लेखन या उच्चारण, तो आपको 52 ही लगाना है, ये याद रखना। और जिसमें 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त स्वर होते हैं, सॉरी संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है वर्ण होते कितने हैं। तो वर्ण होते हैं दो। कौन कौन से वर्ण होते हैं हमारे पास? एक तो हमारे पास स्वर है और दूसरा है व्यंजन। तो पहला हमारा स्वर और दूसरा जो हमारा हो गया वो हो गया व्यंजन। अब स्वरों की संख्या हमने पहले ही पढ़ रखा है, जो कि होते हैं 13, और व्यंजन टोटल हमारे कितने होते हैं? 35, जिसमें 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब व्यंजन का क्लासिफिकेशन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं कौन कौन से व्यंजन हैं। मैंने देख लिया छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ये हमारे स्वर हैं। और का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त, द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन। ऑप्शन में जो यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये आपसे पूछे जाते हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो जो या रा लावा होते हैं ये हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। ऊष्म व्यंजन का मतलब है मय व्यंजन जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जैसे शाह, शाह, शाह और हा। तो ये 3 प्रकार से हमारे पास चीजें हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं हमारे पास 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक हमारे पास छत और त्रा, ज्ञा और श्रा। तो ये हमारे जो टोटल हैं ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन का मतलब होता क्या है? संयुक्त व्यंजन का मतलब है कि वो दो व्यंजनों से मिलकर बना हो। जैसे का और शा से मिलकर बना हो हमारा छत्र, और उसके बाद हमारे बना हुआ है ता और रा यानी त्रा, और उसके बाद जा और इया से मिलकर हमारा बना हुआ है ज्ञा। इसी तरीके से श्रा, सा और रा से मिलकर बने हुए हैं। चलिए ये हमारे उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ये द्विगुण प्रदर्शित करते हैं। द्विगुण कैसे प्रदर्शित करते हैं? कभी कभी ये चीज़ें इसके साइड में लिखी होती हैं, कभी कभी इसके नीचे लिखी होती है। जब नीचे लिखा होगा तो हमेशा ये बीच में ही आया होगा। अगर ये बीच में आया हो इसका मतलब वो द्विगुण व्यंजन है या उच्छिष्ट व्यंजन। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जिसके नीचे ये बिंदी रहेगी वही द्विगुण कहलाएंगे। अगर आपको नॉर्मली दे दिया जाए इस तरीके से तो ये नहीं है, ना तो यही है। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने व्यंजन के बारे में और स्वर के बारे में थोड़ा सा समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं क्या होता है हमारा। तो इस तरीके से जो हमारे होते हैं 4 हमारे इसी तरीके से होते हैं हमारे अंतस्थ, उष्ण और हमारे संयुक्त। 4 हमारे ये हो गए, 4 ये हो गए और 4 ये और 2 ये। और टोटल जो ये हमारे पास ये वर्ग वाले हैं, ये जो टोटल होते हैं ये होते हैं 25। इन बातों का ध्यान रखें। तो यहाँ से 4 तियाँ 12 और 2 14
और यहाँ पर ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे मिलकर होते हैं 35। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो दूसरी चीज़ों का सहायता ना लें, उन्हें हम कहते हैं स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? वो होती है 13। अब स्वर हमने 13 पढ़ लिए हैं, अब उनका उच्चारण स्थान भी है कि वो उच्चारित कैसे होते हैं। चलिए पहला उच्चारण स्थान पढ़ते हैं, जो कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर। उच्चारण का मतलब है हम उसे बोलते हैं तो वो किस तरीके से बोले जा रहे हैं, कम समय ले रहे हैं, ज़्यादा समय ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं। तो अगर कम समय ले रहे हैं, यानी यहाँ पर समय कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर समय कम है तो वो हमारे हो जाएंगे ह्रस्व स्वर, जिसमें आ ई उ आते हैं। तो ये सब हमारे ह्रस्व स्वर हो गए। इसी प्रकार से जो हमारे दीर्घ स्वर आते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जो ह्रस्व से थोड़ा सा ज़्यादा समय लेते हैं, इनको हम कहेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? वो हमारे बड़ा आता है, बड़ी ई, जितने भी बड़ी चीज़ें हैं ये सारी हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। तो हम दोनों चीज़ों के बारे में समझ लिया। चलिए समझते हैं अब प्लुत स्वर होते क्या हैं। प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जो इन दोनों से ज़्यादा समय लें बोलने में। जैसे हमारे पास ओम है, ओम शब्द बोला जाता है, राम बोला जाता है। जैसे रामायण वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें इस तरीके से वर्ड यूज किए जाते हैं, तो उसको क्या किया जाता है? उसको थोड़ा सा लेंथी तरीके से बढ़ाया जाता है, थोड़ा देर तक बोला जाता है। तो इस तरीके से प्लुत स्वर के बारे में हमने समझा। और ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये किसके आधार पे होते हैं? ये होते हैं उच्चारण के आधार पर। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए हमने उच्चारण के आधार पर समझ लिया। अब आगे पढ़ते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब जीभ के प्रयोग के आधार से क्या मतलब है कि जीभ के किस भाग पे आते हैं? वो आगे आते हैं, बीच में आते हैं या सबसे पीछे आते हैं? तो आगे कौन कौन से आएंगे? जितनी ये छोटी हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, तो ये सब जीभ बाहर निकलने लगता है। तो सीधे सीधे ए निकलते तो हमारे पास जीभ बाहर आता है। जीभ बाहर आ रहा का मतलब है कि वो जीभ का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? आगे कर रहे हैं। इसलिए ये कौन से हो जाएंगे? अग्र स्वर। और एक हमारे याद रखिए, जो पूछा जाता है क्वेश्चन, ये पूछा जाता है इस वाली चीज से, यानी मध्य स्वर के बारे में वो अच्छे से पूछता है। तो हमको मध्य स्वर कौन से है? छोटा आ, जिसे आ कहते हैं, तो वो बीच में ही जाके रह जाता है। पश्च स्वर क्या होते हैं? इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए, इस तरीके से याद रख लें, तो हमारे सारे फर्स्ट स्वर हो जाएंगे। यानी बड़ा आ, जिसको हम बोलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, आ बोलते हैं तो पीछे चला जाता है। ऊ ऊ ओ इस तरीके से जो बोलते हैं हमारे वर्ड, जो हमारे अक्षर होते हैं, वो होते हैं हमारे फर्स्ट स्वर। दो चीज़ें हमने पढ़ा। जो हमने पहला पढ़ा वो था हमारा उच्चारण के आधार पर 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत। इसी तरीके से हमने जीभ के आधार पर समझ लिया, अग्र, पश्च और मध्य स्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा प्रकार जो इसका होता है, जो पूछे जाते क्वेश्चन, मुख के द्वार। अब मुख का द्वार कैसा हो रहा है? विवर का मतलब होता है खुलने का द्वार, यानी मुख का द्वार कैसे खुल रहा है? पूरा खुल रहा है या आधे खुल रहे हैं या आधे बंद हो रहे हैं या पूरे तरीके से बंद हो रहे हैं? यानी अर्ध विवृत, अर्ध समृद्ध और समृद्ध और विवृत। विवृत का मतलब आपका जो ओपन है वो पूरी तरीके से, जब आप बोलते हैं तो आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं और पूरा मुंह खोलते हैं, इसलिए यहाँ पर आता है विवृत। उसके बाद अर्ध विवृत। अर्ध मतलब आप थोड़ा सा कम समय लेते हैं, तो इसलिए आ, ए, ओ और आओ। उसके बाद आता है अर्ध समृद्ध, ए और ओ, समृद्ध। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ये मत सोचिए कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन कंपटीशन में इसी तरीके से जितना आपकी तैयारी रहेगी उतने ही आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कैसे होते हैं। अगला जो हमारा है वो होता है ओठों की स्थिति के आधार पर। अब ओठ हमारे हो कैसे रहे हैं? आवृत है, यानी गोल नहीं हो रहे हैं या गोल हो रहे हैं। तो जब हम छोटा आ बोलते हैं या बड़ा आ बोलते हैं, छोटी, बड़ी, ए, आए, तो पहली बात तो आप बोलकर चेक कर लें कि आपके ओठों का आकार हो कैसे रहा है। तो ओठों का आकार अगर हमारे पास गोल हो रहा है, इसका मतलब आ, ई, ए। लेकिन अगर यही चीज़ हम गोल के बारे में बात करें तो वो हमारे ऊ, ओ, तो हमारे जो ओठ हैं वो गोल हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये सारे हमारे क्या हैं? विवृत, वृत्तमुखी होंगे। और पहले वाले हमारे आवृतमुखी। इन दोनों के बारे में भी बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर, कि हवा कैसे निकल रही है? निर्नासिक है,
या अनुनासिक है, यानी बोलते हैं तो हवाएं निकल रही हैं, तो आ बोलते हैं तो हमारे बाहर हवाएं आती हैं, और यहाँ पर हवाएं बाहर, आ बोलते हैं तो वो अंदर की तरफ हवाएं चली जाती हैं, इसलिए ये दोनों हमारे पास भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी जो स्वर होते हैं शघोष होते हैं। अब ये शघोष का मतलब क्या है? शघोष का मतलब हम जब भी ध्वनियाँ निकालते हैं अपने मुंह से, वो भी स्वर ध्वनियाँ, व्यंजन भी होते हैं, बट हम मुख्यतः यहाँ पर पढ़ेंगे स्वर। तो जितने भी स्वर होते हैं सारे हमारे क्या होते हैं? सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि जितने भी स्वर, यानी जितने 13 हमारे पास जो स्वर हैं, ये सारे हमारे सघोष हैं, यानी जब भी ये निकलेंगे तो वो हमारे घर्षण उत्पन्न करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोग्य वाह क्या होते हैं? अयोग्य वाह वो होते हैं जिसमें अनुस्वार आए, विसर्ग आए, हलंत आए और अर्धचंद्र आए। तो अयोग्य वाह कौन कौन से हुए? ये चार हुए। तो चार ये भी हो गए। तो याद रखिए कि अयोग्य वाहों की संख्या 4, कभी भी ऑप्शन में 2 दे देता है। तो इन बातों को जिस मैक्सिमम है आपको उसी को लगाकर आगे बढ़ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारे पास है व्यंजन का क्लासिफिकेशन करते हैं, व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं। व्यंजन होते कितने हैं? अगर परंपरागत की बात करें, जो ट्रेडिशन की बात करें, वो होते हैं 33, और जिसमें अगर दो द्विगुण व्यंजन को जोड़ दे तो टोटल हो जाते हैं हमारे पास 35। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद क्या होते हैं? प्रयत्न के आधार पर। जो प्रयत्न के आधार पर पूछ लेता है कि व्यंजन प्रयत्न के आधार पर कितने होते हैं, तो होंगे हमारे 2। इसी तरीके से अभ्यांतर के आधार पर कितने होंगे? जो होंगे हमारे 4। चलिए ये चीज़ें हमने समझ रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण करने से पहले थोड़ा सा और कुछ समझ लेते हैं। चलिए आगे हम थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज करते चलें, इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा है। पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या होते हैं वर्ण, क्या होते हैं। चलिए देखते हैं आगे, वो हमारे वर्ण क्या होते हैं। चलिए जो हमारे पास है वर्ण, वर्णमाला हमने समझा। उसके बाद वर्ण, हिंदी में वर्णमाला लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। फिर सारे हमने वर्ण प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार से। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्वर के बारे में समझा, व्यंजन के बारे में समझा। उसके बाद हमने स्वर के उच्चारण स्थान कैसे कैसे उच्चारित कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो होता है व्यंजन के भेद, प्रयत्न के आधार पर हमने समझा, और अभ्यांतर। अब हम समझेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं? व्यंजन भी हमारे कई तरीके से होते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? वो हमारे हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब है वो जो छू के बाहर निकल जाए। छू के बाहर निकलने से मतलब है स्पर्श करते हुए, मुख को स्पर्श करते हुए जब बाहर बोले जाते हैं, उनको कहते हैं हम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जो भी हमारे ये 25 लिखे हों, का, चा, टा, ता, पा, इन वर्ग के व्यंजनों को कहते हैं, वर्णों को कहते हैं हम स्पर्श व्यंजन। इन बातों का ध्यान रखें, यानी जो टोटल हमारे ये 5 हैं, और इनसे निकले हुए ये सारे हमारे पास वर्ण हैं, तो ये टोटल हमारे पास 25। तो हम यहाँ पर लिखा गया है टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। तो इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें। अगला जो हमारे पास आता है स्पर्श व्यंजन के बाद आता है, हमने पढ़ा था वहाँ पर ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में हमने पढ़ा था सारे शाह, जितने भी हमारे प्रकार से शाह होते हैं। ये वाला शाह होता है, ये शाह होते हैं हमारे पास, एक हा होते हैं और एक शाह होते हैं। तो ये सब हमारे कौन कौन से थे? ऊष्म व्यंजन। तो वहाँ हमने इन लोगों को समझ लिया। इसी तरीके से हमने पढ़ा था उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त हमने पढ़ा, उत्क्षिप्त यानी द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन में हमने क्या पढ़ा? जो हमने इनको पढ़ा, बट यहाँ पर क्या हो जाते थे? 2 नुक्ता लग जाते थे, नुक्ता। चलिए जो आगे हमारे पास है, हमने फिर उसके बाद हमने संयुक्त समझा। संयुक्त में हमारे छत्रंगियाँ आते हैं, जो कैसे कैसे मिलते हैं ये भी हमने समझा। तो इन सब चीज़ों को हम पहले ही समझ के आ चुके हैं, ताकि हमें बार बार उन चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब आते हैं हमारे पास अघोष क्या होते हैं। अघोष का मतलब है जिनको बोलने में घर्षण ना हो। ब्लंट, जैसे अघोष का मतलब जिसको बोलने में घर्षण ना हो। जैसे हमारे पास का और खा वर्ग वाले, ऊपर से नीचे देखेंगे। यहाँ पर ऊपर से नीचे देखने का मतलब ये हमारे पूरे जो हमारे हैं अघोष हैं, और जो बच गए ये सब ये क्या है? हमारे सघोष हैं। ये हमारे सघोष होते हैं, और ये दोनों हमारे होते हैं अघोष।
अघोष से कहने का तात्पर्य है कि अघोष का मतलब जिनको बोलने में हमें कम घर्षण का उत्पन्न या ना घर्षण हो, इसी को कहते हैं हम अघोष। अघोष में कौन कौन सी चीज याद करने का तरीका कैसे, आपके पास छोटा आ रहा है यानी पहला नंबर आ रहा है। पहला नंबर का मतलब पहला और दूसरा वर्ण, जितने भी ये दोनों वर्ण हैं ये दोनों हमारे हो जाएंगे अघोष, प्लस ये सा, ये आपको सा भी दिख रहा होगा, तो अगर सा दिख रहा है यानी तीनों सा आने चाहिए, यानी तीनों सा हो गए और पहला और दूसरा ये वर्ग हो गया। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इसी तरीके से हमारे पास आते हैं अघोष। अब जो जो बच गए हैं वो हमारे क्या हो गए, अघोष हो गए, और उसके साथ एक हाँ भी यहाँ बचा हुआ था तो हमने यहाँ हाँ भी ऐड कर लिया और ढा ऐड कर लिया। इन दोनों का याद रखें कि ये दोनों हमारे क्या हैं, सघोष। तो सघोष का मतलब जब भी निकलेंगे वो घर्षण उत्पन्न करेंगे, अघोष का मतलब वो घर्षण उत्पन्न नहीं करेंगे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास है महाप्राण और अल्प प्राण। क्या होते हैं हमारे पास, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा का मतलब, प्राण का मतलब होता है वायु। जब हम बोलने में अपने शरीर से कम वायु निकालते हैं बाहर, उसे कहते हैं हम अल्प प्राण। और महाप्राण क्या होता है, जिसमें हमारे प्राण यानी वायु ज़्यादा निकले। अब अल्प प्राण को याद कैसे करेंगे, अब इतनी सारी चीज़ें हैं, इनको याद करने का सिंपल तरीका, वहाँ हमने क्या लिया था, एक दोनों एक साथ ले लिया था। अब यहाँ भी छोटा आया है, छोटा आ से मतलब हम इसको पहला ले लेंगे और यहाँ छोड़ते चलेंगे, तीसरा ले लेंगे और पांचवा ले लेंगे। जो इन वर्गों को कहेंगे हम क्या कहेंगे, अल्प प्राण। और इसके साथ और हम क्या ले लेंगे, अल्प प्राण के साथ हम ले लेंगे कुछ और वर्ण। कौन कौन से वर्ण है वो हमारे, अंतस्थ व्यंजन। जितने भी हमारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं वो भी अल्प प्राण के अंदर आते हैं। और अंगा, ये भी हमारे यहाँ होना चाहिए डा, तो यहाँ पर होना चाहिए डा, तो ये भी हमारे होते हैं अल्प प्राण। और दूसरा हमारे पास जो बचा हुआ है वो है महाप्राण। तो जो हमारे पास अब दो ही बचे हमारे पास, 2 और 4, तो ये जो 2 और 4 हैं यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा 2 + 4, यानी जो 2 और 4 वाले जो हमारे पास हैं ये हमारे होंगे महाप्राण। प्लस साथ साथ हम गर्मी, यानी हमारे अंदर से ऊष्मा भी ज़्यादा निकल रही है, जब बोलते हैं तो ऊष्मा ज़्यादा निकलती है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर कुछ ऊष्म व्यंजन भी आ जाते हैं। और ये ढा, जो हमने वहाँ पर डा लिया था यहाँ पर हमने ढा ले लिया। चलिए अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो होता है वर्णों का उच्चारण स्थान, और बच्चे इसको रटने में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। अब मैंने देखो एक ही चीज़ों में अल्प प्राण भी बताया, अघोष भी बता दिया और सघोष भी बता दिया। इसी तरीके से हम यहीं से ही हम सीख लेंगे कैसे इसका उच्चारण स्थान। तो यानी इतना भी आपने तैयार कर लिया तो आपको 2 सेकंड के अंदर एग्जाम में जाने से पहले बस एक बार देख जाइएगा वीडियो को और एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए क्या होता है हमारे पास, कंठ। जो भी बोले वो कंठ को से निकले हुए हैं, जैसे का हमारे कंठ से निकलते हैं, तो जो ये वाले सारे हमारे पास हैं इनको कहते हैं कंठ। बट यहाँ पर कुछ और चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसे छोटा हा और ये विसर्ग। तो ये विसर्ग आपको दिख रहा है, तो विसर्ग भी छोटा आ और हा, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, कंठ वाले वर्ण हो जाएंगे। इनका जो उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, कंठ से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारे पास है तालव्य। तालव्य में जो दूसरा आएगा ये हमारे होंगे तालव्य। इसमें कुछ और ऐड कर लेते हैं, वहाँ छोटा आ लिया था यहाँ छोटी लेंगे और चा और सा ले लेंगे, या चा सा। तो यहाँ याद रखिए या राल। इसी तरीके से हमारे पास क्या हो गए, इतने हमारे हो गए, ये होंगे तालु से। ये जब भी उच्चारण स्थान का कहाँ से है, तालु से। चलिए जो अगला हमारे पास है वो है मूर्धा। तो हमने 2 समझ लिए, कंठ और तालव्य। रटने का तरीका भी आपको पता चल गया है कि कैसे लर्न करना है। ये पहले वाले कंठ होते हैं, दूसरे वाले तालव्य होते हैं, तीसरे वाले हमारे मूर्धा होते हैं। तो वहाँ ऑप्शन से ही हम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आगे पढ़ते हैं मूर्धन्य के बारे में। क्या होता है मूर्धन्य क्या होते हैं, ये टा ठा डा ढा अड़ा प्लस री रा और शा। तो ये सब हमारे जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास मूर्धन्य, जो पश्च भाग से यूज किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं दंतव्य, जो दांतों से बोले जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास आते हैं ओष्ठ। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, कंठ क्या होते हैं, तालव्य कौन सा है, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ।
और उसके बाद जो हमारा अंतिम है वो है हमारा नासिक वर्ण। अब नासिक वर्ण क्या होते हैं, हमने देखो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बना दिया है। जो ये सारी चीज़ें हैं ये हैं हमारे नासिक वर्ण। क्लियर, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये सब हमारे कौन से हैं, नासिक वर्ण। इसको हमने कहा यहाँ पर नासिक। ये इनका उच्चारण स्थान कभी कभी नाक दे देता है, तो याद रखिएगा नासिक का मतलब होता है नाकों से उच्चारण स्थान। जब भी इनका यूज करेंगे हमको नाकों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सघोष सघोष ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम देख लेते हैं जाते जाते। बस क्लास का अंत ही होने वाला है यहीं पर। इतने ही वीडियो में आपने पूरा वर्णमाला को अच्छे तरीके से समझ लिया। ये होते हैं, या होते हैं हमारे तालव्य, उसके बाद रा होते हैं वात्सर्य। इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। वात्सर्य पूछ लेता है क्या होता है, तो रा और ला ये दोनों होते हैं हमारे वात्सर्य। अर्धस्वर भी पूछा गया है काफ़ी बार एग्जाम में, अच्छे अच्छे एग्जाम में एसआई वगैरह में पूछे गए हैं कि अर्धस्वर क्या होते हैं, तो याद रखिएगा या और वा। लुंठित क्या होते हैं, रा। ला क्या होता है, पार्श्विक। तो यहाँ से जो पूछे गए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीछे वाली तो पूछे जाते हैं, ये वाली चीज़ें भी पूछी जाती हैं। जो अगली बार हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन सीधे सीधे समझ लेते हैं, जिसमें ये आए लास्ट में चच्चा मम्मा, लास्ट में ऐसे आए वर्ड, कक्का आए, तो ये सब हमारे होते हैं क्या, द्वित व्यंजन। और उसके बाद आता है कंठ, तालु और कंठोष्ठ। तो इन दोनों ए आए होते हैं हमारे कंठ तालु, और ओ आओ होते हैं हमारे कंठोष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ से जो मिलकर बना हुआ है उसे हम कहेंगे कंठोष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इनका उच्चारण स्थान के आधार पर इनका कैसे प्रयोग करते हैं। तो ये आपके पास छोटा सा ये डायग्राम है जिसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। नासिक का मतलब नाक के, यमंगणनम। इसके बाद मूर्धन्य, रिटिश, टा वर्ग, ब्रिज, इस तरीके से आप देख लीजिएगा जाते जाते। ई वर्ग में ई, बड़ी छोटी बड़ी, चा और या और शा। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं दंत, ता वर्ग, दंत, ओष्ठ में वा आते हैं। उसके बाद हमारे ओष्ठ आते हैं पा वर्ग के साथ में। तो इन सब चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे और एक ही वीडियो में 20 से 25 मिनट के जो वीडियो है इसी में हमने पूरा वर्णमाला को ख़त्म करने की कोशिश की है। इसे आप देखिए। लास्ट टाइम जब सिलेबस हिंदी का ख़त्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें हम साथ में बैठकर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जो अगली क्लास हमारी होगी वो होगी हमारी संधि की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि वो ज़्यादा चीज़ कम समय में ज़्यादा चीज़ों को ले सकें। संधि आप देखेंगे 3 से 4 मिनट से मुश्किल में आपको पूरी संधि याद हो जाएगी। इसी तरीके से समास, आगे तद्भव तत्सम आपको ढूंढना नहीं है, आपको कोई चीज़ें याद नहीं करनी है कि एग्जाम्पल बहुत सारे याद करें, आपको याद हो जाएंगे। तो अगली क्लास संधि, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम।